गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे काई-स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स में आपके पास क्या होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो 2 एट्रीब्यूट्स में क्लासिफाइड होती हैं, यानी कि आपको एक मैट्रिक्स की फॉर्मेट में गिवन होती हैं जिसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं। तो ऐसे केस में आपको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कैसे निकालनी है उसका एक फॉर्मूला होता है कि क्योंकि आपको एक टेबल गिवन होती है, उस टेबल के अंदर टेबल कैसे, जैसे हमने सपोज एक मैट्रिक्स बनाई, इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स गिवन है, तो आपने रोज़ का भी सम कर लिया, कॉलम्स का भी सम कर लिया और ग्रैंड टोटल भी कर लिया। तो हर एक पर्टिकुलर सेल की फ्रिक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कैसे निकलेगी, उस पर्टिकुलर सेल के कॉरस्पॉन्डिंग रो का सम मल्टीप्लाई कॉलम का सम डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करने का। और दूसरा चेंज क्या है आपके पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कैसे निकलेगा, पहले वाले क्वेश्चंस में क्या होता था, जहाँ पर आपको एक सिंगल एरे की फॉर्मेट में फ्रिक्वेंसीज गिवन होती थी, वहाँ पे v की वैल्यू n-1 होती थी। यहाँ पे क्योंकि रोज़ और कॉलम्स गिवन हैं तो आपका v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ रोज़ में से माइनस करोगे 1, नंबर ऑफ़ कॉलम्स में से माइनस करोगे 1 और उन दोनों की वैल्यू को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। और हर टेस्टिंग के एंड में जो हम करते थे वो हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है कि अगर काई-स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल की वैल्यू से ज़्यादा होगी तो हम उस केस में क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, अदरवाइज वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन कि 2 वे टेबल या मैट्रिक्स की फॉर्मेट में जब टेबल दी होती है तो उस केस में काई-स्क्वायर टेस्ट कैसे किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए, आपको काई-स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करने के लिए कहा गया है, इफ़ द फॉलोइंग फिगर प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑन द इनोकुलेशंस। तो आपको 2 वैल्यूज़ गिवन है, एक अटैक्ड और एक नॉट अटैक्ड। इनोकुलेटेड वैल्यूज़ कौन सी हैं और नॉट इनोकुलेटेड वैल्यूज़ कौन सी हैं। आपको ऑलरेडी रोज़ का सम भी करके दिया गया है और कॉलम्स का सम भी करके दिया हुआ है और टोटल ग्रैंड टोटल भी दिया हुआ है। बट जो टेबल में वैल्यूज़ गिवन होती हैं वो क्या होती हैं, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज। तो टेबल के अंदर ये 4 वैल्यूज़ गिवन हैं, 20, 80, 300 और 600। तो ये 4 हमारी क्या है, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज हैं। इन वैल्यूज़ का यूज़ करके हमने इन चारों के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और आपको क्या गिवन है, given the value of chi-square at the 5% level with 1 degree of freedom equal to 3.84। तो हमने यहाँ पर लेट करा, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं कि नल हाइपोथेसिस H0 को हम इंडिकेट करते हैं, क्या है, इनोकुलेशन एंड अटैक आर द इंडिपेंडेंट, यानी कि नल हाइपोथेसिस क्या माना हमने कि इनोकुलेशन जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है पर्टिकुलर डिसीज़ को प्रिवेंट करने में। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसे हम H1 से इंडिकेट करते हैं उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि इनोकुलेशन क्या है, इफ़ेक्टिव है। तो अब हमने सबसे पहले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना। यहाँ पर हेडिंग सेम रहेंगी, अटैक, नॉट अटैक, इनोकुलेटेड, नॉट इनोकुलेटेड, टोटल, टोटल। टोटल की वैल्यू सेम रहेगी। आपने इस 20 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, तो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा कि सम ऑफ रो मल्टीप्लाई सम ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रो का सम क्या दिया हुआ है आपको, 320। इस पर्टिकुलर वैल्यू के सेल के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम का सम क्या है, 100। तो इट मीन्स कि 320 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल यानी कि 1000। तो ये देखिए यही लिखा हुआ है, 320 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1000, ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आ गई। सेम नेक्स्ट सेल के लिए क्या है, 320 मल्टीप्लाई 900 डिवाइडेड बाय 1000। नेक्स्ट के लिए आपके पास 680 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1000। नेक्स्ट के लिए है आपके पास 680 मल्टीप्लाई 900 डिवाइडेड बाय 1000। तो आपके पास ये 4 वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज की।
आपके पास ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी भी है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी भी है। आगे का क्वेश्चन सेम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे क्वेश्चन कैसे हो। ये देखिए, ये ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ हैं, ये एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ हैं। आपने इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करा, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, उसका स्क्वायर निकाला, उसके स्क्वायर को आपने डिवाइड करा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से, उसका सम निकाला। फिर अब आपने क्योंकि क्या करा, इसका सम निकाला, तो हमने इंडिकेट करा इसको काई स्क्वायर से। ये हमारा काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उसकी वैल्यू क्या आ गई 7.36। डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमने बताया था आपको कि यहाँ पे चेंज होता है। यहाँ पे रोज़ कितनी थी 2, कॉलम्स कितने थे 2, तो r-1 मल्टीप्लाई कॉलम -1 कितना हो गया 2 - 1 इंटू 2 - 1 इक्वल टू 1। आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो आई वो 7.36 है। टेबल की वैल्यू जो आपको गिवन है वो क्या है 3.84। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल की वैल्यू से ज़्यादा है तो इट मीन्स कि हमने जो हाइपोथेसिस माना था वो क्या हो गया, रिजेक्ट हाइपोथेसिस का कंक्लूजन क्या हुआ कि इनोकुलेशन एंड अटैक्स जो है आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि इनोकुलेशन जो है वो पर्टिकुलर डिसीज़ को प्रिवेंट करने में क्या है, इफ़ेक्टिव है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इन ए लोकेलिटी 100 persons were randomly selected and asked about their educational qualifications। आपको दिया हुआ है, आप देखिए कॉलम की हेडिंग्स दी हुई हैं, एजुकेटेड, नॉट एजुकेटेड। रोज़ की हेडिंग है मेल और फीमेल। आपको 4 वैल्यूज़ गिवन है। आपको काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ करने के लिए कहा गया है वेदर द एजुकेशन डिपेंड ऑन द सेक्स और नॉट। आपको गिवन है काई स्क्वायर की वैल्यू, काई स्क्वायर एट द 5% लेवल विद 1 डिग्री फ्रीडम कितना दिया हुआ है 3.84। तो हमने क्वेश्चन में सबसे पहले नल हाइपोथेसिस को इंडिकेट करा इट्स 0 से। क्या माना कि एजुकेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द सेक्स। आप देखिए कि इन क्वेश्चंस के अंदर हम नल हाइपोथेसिस हमेशा रिवर्स मान के चल रहे हैं कि नॉट। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने नॉट कंसीडर करा था, यहाँ पर भी हमने क्या करा है, नॉट कंसीडर करा है। तो एजुकेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द सेक्स। हमने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज को कैलकुलेट करना है, सेम फॉर्मूला। आप यहाँ देखिए 40 20 कितना हो गया टोटल 60। यहाँ पर कितना हो गया 65 हो गया कॉलम का। तो 60 × 60 और इन चारों का ग्रैंड टोटल बन रहा है 100। 40 + 20 60 + 25 85 + 15 100। तो हमने ये कैसे कैलकुलेट करा, इस पर्टिकुलर सेल के कॉरस्पॉन्डिंग रो का सम क्या बनेगा 60, कॉलम का सम क्या बनेगा 65 डिवाइडेड बाय इन सब का ग्रैंड टोटल। अब यहाँ पर देखें 20 है तो इसका रो का क्या बनेगा 60, कॉलम का क्या बनेगा 35 और ग्रैंड का क्या बनेगा 100। तो सेम हमने कैलकुलेट करी। आप देखिए टोटल और ग्रैंड टोटल क्या आएगा, सेम आएगा। हमने ये बात पहले भी बताई थी आपको कि ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज का जो ग्रैंड टोटल होता है, जो सम होता है, वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। अब आगे क्वेश्चन सेम, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज गिवन है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज गिवन है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। आप डिफरेंस के लिए अलग ही कॉलम बनाएं तो वो इजी रहेगा। दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करें पहले, फिर अलग कॉलम के अंदर इसका स्क्वायर कैलकुलेट करें, फिर इस स्क्वायर को आप डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू से, फिर इनका सम निकालेंगे। तो ये सम जो आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, काई स्क्वायर टेस्ट के इक्वल हो जाएगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का सेम फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ रोज -1 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स -1 कितना आया 1। टेबल की वैल्यू कितनी दी गई थी 3.84, आपकी वैल्यू कितनी है 0.183। इट मीन्स कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबल की वैल्यू से लेस देन है। इट मीन्स कि आपका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। इट मीन्स कि वो कंक्लूड दैट कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन और सेक्स में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो एजुकेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द सेक्स। यहाँ पर आपके काई स्क्वायर टेस्ट के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल हो रहा है जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए आ जाता है, दैट इज़ सिंपली आपको स्टेटमेंट लिखनी होती है कि कोहेरेंस की स्टेटमेंट क्या है, कोहेरेंस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें आपको सिर्फ स्टेटमेंट को याद रखना है। क्या स्टेटमेंट गिवन है कि सपोज U1 U2 अप टू UN
क्या है इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन रेंडम वेरिएबल्स। ये सारे हमने एज्यूम करे हैं U1 से लेकर UN तक। क्या हैं ये सारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेंडम वेरिएबल्स हैं। सच दैट एन आइडेंटिटी ऑफ द फॉर्म, इनकी क्या आइडेंटिटी है कि अब 1 से लेकर कहाँ तक है, 1 to up to n तक, तो उसको हमने जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख दिया, UI लिख दिया। I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 1 से लेकर n तक। तो UI का हमने स्क्वायर निकाला, तो वो कहता है कि अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, Q1 + Q2 अप टू में QK तक। अब वहाँ पर क्योंकि हमने 1 से n तक माना था, यहाँ पे हमने क्या कंसीडर कर लिया, 1 से लेकर k तक कंसीडर कर लिया। तो इसको हमने क्या लिखा है कि कैन बी रिटन वेयर द QI इज अ सम ऑफ स्क्वायर्स of linear combination of the UI. Further, we can say that the Ri is the rank of QI. तो कॉरन थ्योरम आपको क्या कहती है कि QI क्या है, इंडिपेंडेंट है, और हर एक QI क्या है, दैट इज अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद द Ri डिग्री फ्रीडम। इट मीन्स कि आपको क्या दिया हुआ है, U की वैल्यू दी गई है। U क्या है, आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेंडम वेरिएबल है, और उसके स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा, Q1 से लेकर QK तक। और QI की वैल्यू मतलब ये 1 से लेकर K तक जो Q दे रखे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट विल बी रिप्रेजेंट द, ये सारे वेरिएबल्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आपने अभी ऊपर काई स्क्वायर पढ़ा था, तो ये क्या है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है कि अलग अलग सैंपल्स लिए, उन सब का काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। अभी आपने सिर्फ एक सैंपल का काई स्क्वायर निकालना सीखा है ऊपर, तो आपने यहाँ पर Q1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग Q से रिप्रेजेंट करा गया है। और जो हमने यहाँ पर R की बात करी है, तो R क्या है, उस पर्टिकुलर, अगर ये मेरा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, R1, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, R2, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, RK। तो सिंपल कोहेरेंस थ्योरम कुछ नहीं है, आपको सिंपली ये बताती है कि ये इसमें हम डिफरेंट जो भी हमारे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनका सम करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल ओवरऑल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेंडम वेरिएबल्स के सम को फाइंड आउट किया जा सकता है। थैंक यू।